ये सो कल हमने कल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, कल हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन पहले देखा था, करेक्ट। सो प्रॉफिट कैलकुलेशन ट्रेडिंग P&L प्रिपेयर करके नहीं करना है, कैसे करना है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। एंड कैपिटल कैसे मिलता है, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल। ओके, अगर आपने ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट किया तो उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड करना है, ड्रॉइंग्स लेस करना है, यू विल गेट क्लोजिंग कैपिटल, करेक्ट, दैट यू विल कंपेयर विथ गिवन क्लोजिंग कैपिटल एंड द डिफरेंस विल बी प्रॉफिट। एंड रिवर्स करना है, अगर क्लोजिंग कैपिटल इज द स्टार्टिंग पॉइंट तो ड्रॉइंग्स ऐड बैक करने हैं एंड एडिशनल कैपिटल लेस करना है, देन यू विल गेट ओपनिंग कैपिटल that you will compare with given opening capital and the difference will be profit. Okay, so ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर का क्वेश्चन था उसमें 2 साल का गैप था ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल हमने देखा था थ्योरी में, बट इस क्वेश्चन में क्या था, 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग कैपिटल, करेक्ट, एंड 1 अप्रैल 22 का कैपिटल का डिफरेंस। इसलिए क्या हुआ, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस 2 साल के ड्रॉइंग्स ऐड बैक करने पड़े, सब 2 ईयर्स का हुआ क्या, लेस ओपनिंग कैपिटल, सो 3,48,000 आया इनकम अर्न्ड, डिफरेंस ना दोनों का। बट वो बोल रहे इनकम डिक्लेयर 2,28,000 है 2 साल का। हाँ, वो दिया था क्या क्वेश्चन में, 1,05,000 एंड 1,23,000, वो 2 साल का प्रॉफिट दिया था, उसकी टोटल 3,28,000 है, मतलब उन्होंने इनकम कितना डिक्लेयर किया था, 3,28,000 एंड एक्चुअल में कितना हुआ है उनको 3,48,000। सो 1,20,000 का इनकम उन्होंने सप्रेस किया था, मतलब डिस्क्लोज नहीं किया था, अनडिस्क्लोज्ड इनकम है ना ये, अनडिस्क्लोज्ड मतलब ही suppressed income. The income tax officer's contention that Shri Moti has not declared his true income is correct. Shri Moti's true income is in excess of the disclosed income by rupees 1,20,000 based on the information available. So question कैसे था, state whether the income tax officer's contention is correct. So it is correct. एंड एक्सप्लेन बाय गिविंग यूर वर्किंग, सो आपने वर्किंग दिखाया एंड एक्सप्लेनेशन, द इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट एंड हिज इनकम इज 1,20,000 इज इन एक्सेस ऑफ डिक्लेयर्ड इनकम। ठीक है, ये भी सेंटेंस आना चाहिए आपके आंसर में, और ये फेवरेट क्वेश्चन है हाँ ICI का, मतलब इंटरमीडिएट में जब ये टॉपिक था तब ये वाला क्वेश्चन पूछती थी ICI, क्योंकि देखो आपने 5 इलस्ट्रेशंस किए, उसमें से सबसे डिफिकल्ट कौन सा इलस्ट्रेशन था, यही, सो इसलिए यही पूछते हैं। Techniques of obtaining complete accounting information. When books of accounts are incomplete, it is essential to complete double entry in respect of all transactions. The whole accounting process should be carefully followed. पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी आपको, मतलब जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस शुड बी ड्रॉन अप. सो जनरल टेक्निक्स where the accounts of a business are incomplete, it is advisable to convert them first to double entry system and then to draw up the P&L account and balance sheet instead of determining the amount of profit or loss by preparing statement of affairs. So वो बोल रहे हैं कि वो अनसाइंटिफिक मेथड है, ऐसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करके 2 कैपिटल का डिफरेंस प्रॉफिट होगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट क्या करो, हर ट्रांजैक्शन को फर्स्ट कन्वर्ट करो इन डबल एंट्री एंड देन पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस लगाओ, देन प्रिपेयर P&L बैलेंस शीट. ठीक है. एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स बीइंग इनकम्प्लीट इन वेरिंग डिग्रीज,
it is not possible to suggest a formula which could uniformly be applied for preparing final accounts therefrom. So एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि हर फर्म का क्या प्रॉब्लम है? हर का अलग अलग है सिस्टम. ओके, सो 3 सिस्टम्स थे ना, वो प्योर, सिंपल एंड कॉसी, इसलिए एक ही फॉर्मूला से नहीं हो सकता है. एज अ जनरल रूल इट इज इसेंशियल टू फर्स्ट स्टार्ट द लेजर अकाउंट्स विद द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. आफ्टरवर्ड्स ईच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब ही जर्नल ना, should be separately dealt with so as to complete the double entry by posting into the ledger all entries which have not been posted. For example, if only personal accounts have been posted from the cash book, debit and credits pertaining to nominal accounts and real accounts that are not posted should be posted into the ledger. जो नहीं किया है वो करो, जो incomplete है वो complete करो. In short, if there are discount columns in the cash book, the totals of discount paid and received, discount paid होता है या discount allowed होता है? हाँ, the total of discounts allowed and received should be posted to discount allowed and discount received accounts respectively for complete the double entry. Afterwards, the other subsidiary books, that is purchase day book, sales day book, purchase return, sales return, bills receivable, bills payable, etc. should be totaled up and their totals posted into the ledger to the debit or credit of the appropriate nominal or real accounts as the personal aspect of the transaction have been posted already. Khala. When an accountant is engaged in posting the unposted items from the cash book and other subsidiary books, he may be confronted with a number of problems. The manner in which some of them may be dealt with is described below. So वो क्या बोल रहे हैं? पोस्टिंग करते वक्त आपको क्या आने वाले? प्रॉब्लम्स आने वाले. पोस्टिंग कौन से बुक से आप कर रहे हो? कैश बुक एंड अदर सब्सिडियरी बुक से पोस्टिंग करते वक्त आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. तो 1 2 3 4 प्रॉब्लम्स पढ़ो, वो क्या है? So first क्या है? In the cash book there can be several receipt entries which have no connection with the business but which belong to the proprietor. Interest collected on his private investment, तो वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. हाँ, ओके, वहां पर लिख सकते हो एंट्री. ये सबके लिए लीगसीज रिसीव्ड बाय हिम, मतलब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई तो पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज एज अ लीगसी उसको मिल गए, तो वो बिजनेस इनकम हुआ क्या? बताओ. तो वो भी बैंक टू कैपिटल. बैंक अकाउंट देखो, सोल प्रोप्राइटर, मेरा बैंक का अकाउंट सक्सेस मंत्रा एकेडमी का अकाउंट जिसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, एंड एक दूसरा मेरा पर्सनल अकाउंट हो सकता है जिसके डिटेल्स मैंने स्टूडेंट्स को दिए नहीं है, जिसमें सिर्फ पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगे लाइक दिस. करेक्ट. बट ये सोल प्रोप्राइटर, इसके पास ऐसा पर्सनल अकाउंट ही नहीं है दूसरा, एक ही बैंक अकाउंट, उसमें ही बिजनेस का इनकम आता है, उसमें ही ये भी आ रहा है उधर ही. तो फिर क्या करोगे? हाँ, फिर बैंक टू कैपिटल, मतलब उसका ये पर्सनल इनकम था ना, बट वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ गया, मतलब एज गुड एज उसने कैपिटल ही इंट्रोड्यूस किया ना. अभी ये जो लीगसी मिली उसको, वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ गई, मतलब क्या हुआ?
हाँ, कैपिटल इंट्रोडक्शन जैसे ही हो गया ना वो। ओके, तो इन सब की एंट्री क्या करनी है, बैंक टू कैपिटल। ओके, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज प्राइवेट रिसोर्सेज, तो ये तो क्लियर कट कैपिटल ही है। ऑल द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ऑल्सो द कैश बुक में कंटेन एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स फॉर प्रोप्राइटर्स परचेसेस एंड हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। सो पर्सनल एक्सपेंसेस भी उसी बैंक अकाउंट से हो रहे हैं। ओके, वो घूमने गया विथ फैमिली इन रेस्टोरेंट और वहाँ से उसने पेमेंट जो किया स्कैन करके, वो अगेन क्या हुआ, उसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड उसका गूगल पे फोन पे था। तो जो पेमेंट हुआ वो कौन से बैंक अकाउंट से हुआ, बिजनेस के, इसलिए फिर वो ड्रॉइंग्स टू बैंक करना पड़ेगा। उसका अगर अलग अकाउंट होता तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। प्राइवेट की फैमिली के लिए जो खर्चे करने हैं उसके लिए अलग बैंक अकाउंट है, एंड उस बैंक अकाउंट उसने कस्टमर्स को नहीं दिया है, तो उधर वो कस्टमर्स के इनकम आते ही नहीं है। तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता ना। बट अगर इतना उनको समझता तो वो कंप्लीट ही रिकॉर्ड रखते ना। ओके, तो उनको क्या लगता है कि अरे इतने बैंक अकाउंट्स क्यों ओपन करने हैं, एक ही अकाउंट में सब हो रहा है, इतना सब याद रखो, उसके बैंक स्टेटमेंट्स, पासबुक, ये वो, इधर एक बैंक में अकाउंट, उधर एक बैंक में अकाउंट, तो उनका एक ही अकाउंट होता है। अभी आप एजुकेटेड हो, आप अलग अलग मेंटेन करोगे। आपका सीए होने के बाद आपने कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट की तो उसका एक बैंक अकाउंट अलग रहेगा, आपके पर्सनल इनकम एक्सपेंस का अलग रहेगा, क्योंकि आपको ये सब पता है ऐसे क्यों करना है, उसको कुछ पता नहीं है। करेक्ट, तो ये प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी आने वाले हैं। सो हर ट्रांजैक्शन जो उसके बैंक स्टेटमेंट में आपको दिखेगी, हर एक का एक्सप्लेनेशन कौन देगा आपको, ओनर ही बता सकता है कि उसने क्या किया। उस हिसाब से आपको एंट्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले ड्रॉइंग्स टू बैंक एंड देन ड्रॉइंग्स अकाउंट का जो बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस, दैट बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। सो सेकेंड एंट्री इज कैपिटल टू ड्रॉइंग, वो ट्रांसफर एंट्री है। ट्रांसफर क्या ट्रांसफर कर रहे हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो। हम यहाँ पर ड्रॉइंग्स इस ट्रांजैक्शन के एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ड्रॉइंग्स का ट्रांजैक्शन अगर हुआ तो ड्रॉइंग्स टू बैंक एंट्री करनी। सो ड्रॉइंग्स कैश भी हो सकती है, कैश लेके गए घर पे तो ड्रॉइंग्स टू कैश, गुड्स लेके गए, शर्ट्स का बिजनेस है। ओके, अभी महाशिवरात्रि का तुमने एक टी शर्ट प्रिंट करके लिया है, जय महाकाल। ओके, सो जय महाकाल वाले टी शर्ट तुम सारे फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ऐसे ही गिफ्ट आज के दिन का, तो तुम्हारा शर्ट्स का बिजनेस है, उसमें से 10 शर्ट्स तुमने ये कर दिए, तो वो क्या हुआ, ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। ओके, फिर क्या हुआ, तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ आ गए ऑफिस में, उधर उन्होंने देखा कि अरे ये एसी अच्छा है, मुझे ये चाहिए एसी, तुमने एसी दे दिया उस फ्रेंड को, तो एसेट गया ना एज अ ड्रॉइंग, पर्सनल एक्सपेंस हुआ वो तुम्हारा। तो ड्रॉइंग्स टू एसी मतलब ड्रॉइंग्स टू एसेट, ड्रॉइंग्स टू फर्नीचर, क्योंकि वो फर्नीचर अभी तुम्हारा नहीं, तुमने दे दिया। तो अगर फिजिकली एसी गया तो बुक से भी एसी जाना चाहिए कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो वो इस एंट्री से जाएगा, ड्रॉइंग्स टू फर्नीचर टू एसी। ठीक है, एंड देन ये सब ड्राइंग्स होने के बाद ईयर एंड को जो ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस बचता है वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है P&L को ट्रांसफर करने के लिए, वो पर्सनल अकाउंट है, तो वो कैपिटल को ट्रांसफर कर बाय कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल टू ड्राइंग्स। सो यहाँ पर ऑल्सो द कैश बुक में कंटेन एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स फॉर प्रोप्राइटर्स परचेसेस एंड हिज पर्सनल एक्सपेंस। सो प्रोप्राइटर के खुद के परचेसेस एंड खुद के पर्सनल एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे,
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करोगे क्या? बाकी कॉमर्स स्टूडेंट को समझा है ना? सगळं रामायण झालेलं आहे तरी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना है या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना है? हाँ करेक्ट. सो ड्राइंग्स टू बैंक. All such items should be taken to its capital account on the debit side as drawing. Second, amounts belonging to the business after collection may have been directly utilized for acquiring business assets or for meeting certain expenses instead of being recorded in the cash book. Okay, so देखो amounts belonging to the business. तो जैसे कि डेटर्स से अमाउंट जो आती है वो बिजनेस की अमाउंट है ना, कैश. सो फॉर एग्जांपल एक डेटर है आपका कस्टमर जिससे 1 लाख आना बाकी है, तो 1 लाख कैश आने की जगह डायरेक्टली उसने आपको 1 लाख का एसी दिया. तो क्या हुआ, अगर उसने 1 लाख कैश दिया रहता तो कैश टू डेटर्स एंड देन आप एसी परचेस करते उस 1 लाख कैश जो आई है कस्टमर से, उसकी एंट्री आप करते एसी टू कैश. तो यहाँ पर डायरेक्टली एसी आया तो क्या करोगे, एसी टू डेटर. ओके, तो वो वही बोल रहे, अमाउंट्स बिलोंगिंग टू द बिजनेस आफ्टर कलेक्शन मे हैव बीन डायरेक्टली यूटिलाइज्ड फॉर एक्वायरिंग बिजनेस एसेट्स और फॉर मीटिंग सर्टन एक्सपेंसेस instead of being recorded in cash book. ओके, सो देखो उसको कैश बुक वगैरह समजता है क्या? ग्रोसरी शॉप पैसे आले डायरेक्ट गेला तसाच विजय सेल्स मध्ये 1 लाख कैश ली उधर के उधर विजय सेल्स डायरेक्ट बिजनेस में एसी. सो फिर इस केस में आपको एंट्रीज उस हिसाब से करने पड़ेंगे, एसी टू डेटर्स. करेक्ट, क्योंकि कैश आई ही नहीं कैश बुक तक आने के पहले, वो विजय सेल्स को गई भी कैश. ठीक है, सो देखो उनको ये नहीं समझता है. हम क्या करेंगे, पहले कैश टू डेटर्स देन एसी टू कैश. ठीक है, सो अभी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जैसी जैसी है उस हिसाब से हमें एंट्रीज करने पड़ेंगे. कैश बुक में एंट्री दिखानी है तो पहले ये एंट्री करनी पड़ेगी कैश टू डेटर्स एंड देन एसी टू कैश. एसी टू डेटर्स एंट्री से लगता है कि डेटर ने ही एसी दिया है. सो कैश बुक में एंट्री स्किप करके डायरेक्टली क्या हो गया, एसी टू डेटर ऐसे हो रहा है. एक्चुअल उसने वैसे ही किया ना, बट बुक्स में ऐसे रिकॉर्ड किया तो अलग दिखेगा, इसलिए 2 एंट्रीज ही करो, क्योंकि आगे का तो फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस, फिर वो सैलरी टू डेटर्स हो जाएगा. तो सैलरी टू डेटर्स इस एंट्री का लॉजिक ही नहीं है कुछ. तो वो 2 ही एंट्रीज करो, कैश टू डेटर्स, सैलरी टू कैश. ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर कस्टमर था पैसे आ गए, यहाँ पर एम्प्लॉयज बैठे थे बांट दिए. ओके, छोटा बिजनेसमैन ऐसे ही करेगा ना. ओके, ऑन द अदर हैंड द प्रोप्राइटर मे हैव मेड सम ऑफ द बिजनेस एक्सपेंसेस फ्रॉम हिज प्राइवेट रिसोर्सेस. ओके, दिवाली पे गिफ्ट्स मिल गए उसको बहुत सारे फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से. ओके, तो वो उसने देखे सब मिला के 5,000 हो रहे कैश, तो चलो इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं दुकान का. सो असं इकडचं तिकडे तिकडचं इकडे असं करतोय तो माणूस. तर आता मग तुम्ही काय करणार, फर्स्ट यू विल कन्सिडर 5,000 ॲज अ कॅपिटल, कैश टू कैपिटल 5,000 आए एंड देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश. ओके, in that case the appropriate asset or expense account should be debited and the source of obtaining the funds to be credited. So उस केस में एक्सपेंस टू कैपिटल भी कर सकते हो, नहीं तो एक पहले कैश टू कैपिटल देन एक्सपेंस टू कैश. ठीक है, नेक्स्ट
If cash is short because the proprietor had withdrawn amount without any entry having been made in the cash book, the proprietor's capital account should be debited. So देखो यहाँ पर कैश बुक में ऐसे एंट्रीज नहीं हुए, जैसे 1 लाख कैश आई थी डायरेक्टली एसी टू डेटर, फिर अगर कैपिटल कैश टू कैपिटल एंड इलेक्ट्रिसिटी टू कैश ये एंट्रीज हुए ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी टू कैपिटल, तो कैश बुक में प्रॉब्लम आने वाला है एंड फिर शॉर्ट लगने वाली है कैश. सो हमने देखा था कि कैश बुक पढ़ते वक्त कैश अकाउंट में इधर 0 बैलेंस हो सकता है, नहीं तो डेबिट बैलेंस होगा. क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता है. मेरे पास 10,000 कैश थी, मैंने 12,000 की शॉपिंग की, ऐसे हो ही नहीं सकता. प्रोवाइडेड 2,000 आपने जीपे किए तो ही हो सकता है, बट आपको कैश में ही पेमेंट करना है तो मैक्सिमम आप 10,000 की शॉपिंग कर सकते हो क्योंकि आपके पास 10,000 ही कैश है. सो इसका मतलब कैश अकाउंट में इधर 0 बैलेंस हो सकता है या डेबिट बैलेंस, कि 10,000 में से 9,000 ही उड़ा दिए, 1,000 रखे थे पेट्रोल के लिए, घर में तो जाना पड़ेगा. सो 1,000 जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन वाला. बट यहाँ पे सब प्रॉब्लमेटिक है, तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आने वाला है क्योंकि शॉर्ट लगने वाली है कैश, क्योंकि वो 1 लाख जो आए वो अब कैश बुक तक आए ही नहीं ना, आपने उड़ा दिए उसको, करेक्ट. और उड़ा देने की भी एंट्री नहीं हुई, पेमेंट की एंट्री भी नहीं हुई, एसेट टू कैश हुआ ही नहीं, एसेट टू डेटर. इस एंट्री को कुछ लॉजिक, अगर किसी ने पढ़ा 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने तो एसेट टू डेटर ये समझेगा ही नहीं उसको, या सैलरी टू डेटर, ये एंट्री का लॉजिक ही नहीं समझेगा, करेक्ट. सो उधर क्या होने वाला है, शॉर्ट आने वाली है कैश, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी. तो वो बोल रहे कैपिटल में इसको एडजस्ट कर दो, कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, कैपिटल टू कैश. सो बाय कैपिटल एंट्री करनी है. In fact, it will be necessary to debit or credit the proprietor's capital account in respect of all unidentified amounts which cannot be adjusted anywhere else. Capital account मध्ये झाला गोंधळ. Where the benefit of an item of an expense is received both by proprietor and business, then it should be allocated between the two on some equitable basis. So example दिया है उन्होंने कि rent of premises when the proprietor lives in the same premises should be allocated on the basis of the area occupied by him for residence. For example, CA बनने के बाद आपने ऑफिस नहीं लिया खुद का, घर से ही बेडरूम से ही काम चल रहा है, बेड पे बैठ के लैपटॉप है, दिमाग है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होगा, GST रिटर्न फाइलिंग होगा, सब होगा, करेक्ट. तो आपने ऑफिस नहीं लिया है, तो जो आपका घर है, आपका खुद का घर है तो डेप्रीसिएशन आएगा, बट पूरे हाउस का डेप्रीसिएशन लोगे आप या सिर्फ बेडरूम का लोगे जहां पर आप बिजनेस के लिए बैठ रहे. हाँ, सिर्फ बेडरूम, ओके. अगर घर खुद का नहीं है, रेंट पे है, तो पूरे हाउस का रेंट डेबिट करोगे P&L को या प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट, ठीक है, समझ में आ गया. फॉर एग्जाम्पल, आपने आगे जाके ड्राइवर रखा है आपकी कार चलाने के लिए, तो वो ड्राइवर आपको घुमाएगा ऑफिस टू घर, होम टू ऑफिस, और कुछ बिजनेस मीटिंग्स के लिए अगर आप जाओगे वहां पर, तो वो जो खर्चा है वो बिजनेस का हुआ, ओके. बट आपने उसको फोन किया कि मेरी मीटिंग है, लेट चलने वाली है, तो मैं तो इधर ही हूँ, तो आज इसको क्या काम देना है, तो आज मेरे फैमिली को घुमा के आ जाओ किधर. तो क्या हो रहा है, वही ड्राइवर आपके फैमिली को घुमा रहा है, वही ड्राइवर आपको भी घुमा रहा है फॉर बिजनेस. तो उस ड्राइवर के सैलरी का कैसे करोगे फिर, प्रोपोर्शनेट, करेक्ट. सो पास्ट एक्सपीरियंस से आपको समझेगा कि आप ड्राइवर को फैमिली के लिए कितना घुमाते हो एंड खुद के बिजनेस पर्पज के लिए कितना घुमाते हो. इफ इट्स 50-50%,
देन उसकी हाफ सैलरी P&L को डेबिट होगी, हाफ विल बी ड्रॉइंग्स। ओके, ये प्रपोर्शन कुछ भी हो सकता है, 1/3, 2/3, हाफ हाफ, 1/4, 3/4। सो वो किसको पता होगा? ओनर को ही पता होगा ना वो क्या कर रहा है। ओके, कुछ सर्वेंट्स ऐसे होते हैं जो घर पे भी काम करते हैं, सेम सर्वेंट यहाँ पर भी काम करता है, मतलब वो बिजनेसमैन जहाँ जहाँ पर जाता है उसके पीछे वो सर्वेंट रहता है। वो ऑफिस में है तो ऑफिस का काम, वो बिजनेसमैन घर गया तो घर का असिस्टेंस। ओके, तो उस सर्वेंट की सैलरी उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर उन्होंने रेंट का भी वही एग्जाम्पल दिया है, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस व्हेन द प्रोप्राइटर लिव्स इन द सेम प्रीमाइस। वो आपको एलोकेट करना पड़ेगा, कौन से बेसिस पे? एरिया ऑक्यूपाइड बाय हिम। फॉर रेसिडेंस वाला ड्राइंग्स में जाएगा, फॉर बिजनेस वाला P&L डेबिट रेंट। इन द एंड इट विल बी पॉसिबल टू ड्रॉ ट्रायल बॅलन्स। हे सगळं झाल्यावर students are advised to prepare trial balance as it will bring out any mistakes committed while making the above adjustment. Now एक एक बुक से आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी देखो। पहले कैश बुक से कैसे मिलेगी? The analysis of cash as well as bank receipts and payment should be extensive. Extensive analysis करना पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में जो दिखेगी उसका एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा आपको। आपने कभी पासबुक देखा है क्या? सब देख के नहीं समझता है ये पेमेंट किसका किया है, कुछ ऐसे आधा अधूरा आता है उसमें पर्टिकुलर्स में। सो उसको अगर याद है तो कुछ अच्छे क्लाइंट्स भी मिलेंगे आपको, वो जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बैंक पासबुक देंगे उनका, तब वो तभी के तभी लिखते हैं उन्होंने क्या किया था। पासबुक में पेंसिल से लिखा हुआ रहता है कि ये हम रेस्टोरेंट में गए थे, ये हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, ये मेरा बिजनेस का एक्सपेंस है, ये हम इधर मूवी के लिए गए थे, उधर के खाने का है। ऐसे लिख के अगर आपको दिया है तो कुछ प्रॉब्लम है क्या बताओ? आपको 4 बार कॉल करना पड़ेगा, अरे ते 5व्या पेजवरचं 7 तारखेला तू कुठं गेला होतास रे, 1350 रुपयाची डेबिटची एंट्री है, ती कशाची आहे? इसमें CA का टाइम जाता है, पता है आपको। सो क्लाइंट्स को क्या बोलना है आपको? तभी के तभी का याद रहेगा ना आपने क्या किया होगा। और क्या हो रहा है, जीपे फोन पे की वजह से इतना बड़ा बैंक स्टेटमेंट बन रहा है कि 10 रुपए की पानीपुरी खाई थी मैंने, वो भी लिखना पड़ता है उधर। और CA को ये सब समझता है इसने क्या क्या किया है। फाइनेंशियल डॉक्टर है ना हम, पूरा बैंक स्टेटमेंट हमारे हाथ रहता है क्लाइंट का, तो कहाँ पर बियर पी थी और क्या किया था, कितने पी थी, सब समझ में आ जाता है। उसको बताना ही पड़ता है क्या किया था, खर्चा किधर किया, क्योंकि उस हिसाब से हमें रिकॉर्ड करना है ना। ओके, सो क्लाइंट को आप क्या गाईड करोगे? तेव्हा आठवत असतो तेव्हा पटकन लिहून ठेवत जा, तुझाही वेळ जातो, मी 4दा तुला फोन करणार, मग आठवून सांगतो रे आत्ता आठवत नाही, मग मी मित्रांसोबतचं चॅट बघतो, त्यातनं काही आठवतंय का, आम्ही कुठं फिरायला गेलो होतो का, म्हणजे एका एंट्रीसाठी एवढा वेळ जातो. हाऊ यू विल फाइल द इन्कम टॅक्स रिटर्न ऑफ 1000 क्लाइंट्स इफ वन क्लाइंट इज टेकिंग सो मच टाइम? ओके, सो इसलिए वो बोल रहे हैं कि एनालिसिस ये बहुत एक्सटेंसिव एनालिसिस करना पड़ता है। सो तभी के तभी आपने पासबुक में लिख दिया तो इजी जाएगा ना। आज 10 रुपए की पानीपुरी हुई, कल 20 रुपए की भेल हो गई, तो उस केस में तो क्या करना पड़ता है, 10-20 का तो छोड़ना ही पड़ता है। हाँ, वो जनरल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स में डाल दो। 10-20 रुपए का तो चाय होगा, कॉफी होगी, ऐसे ही कुछ तो होगा ना, पार्ले जी खरीदा, ये किया, तो वो तो ड्राइंग्स में ही डालना पड़ता है विदाउट आस्किंग। आपका क्लाइंट बहुत बड़ा बिझनेसमन है तो आप उसको बार बार 10 रुपयाचं काय केलं होतंस रे असं नहीं विचारू शकणार, तो वो डालना पड़ता है ड्राइंग्स में ऐसे ही। So the analysis of cash as well as bank receipts and payment should be extensive but under significant heads so that various items of income and expenditure can be posted therefrom into the ledger. So वो बोल रहे significant heads बनाओ,
सो वो जो चाय कॉफी भेल पानी पूरी इसका अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करना है या एक हाँ रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस वगैरह ओके स्नैक्स रिफ्रेशमेंट जनरल एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस एक ही अकाउंट बनाओगे करेक्ट. However, before posting the information into the ledger, the same should be collected in the form of an account. So cash and bank summary account है ये and ये assume figures है. So उसको थोड़ा सा कैश बुक जैसे किया है ना उन्होंने. The important point about incomplete records is that much of the information may not be readily available and that the relevant information has to be ascertained. A good point is to prepare cash and bank summary if not available in proper form with both sides tallied. The cash and bank balance at the end should be reconciled with the cash and bank books. Having done so, the various items detailed on the summary statements should be posted into the ledger. It is quite likely that some of the missing information will then be available. पोस्ट करने के बाद शायद समझ में आ जाएंगे. Consider the following information about a firm relating to 31st March 22. ओके फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर्ड लिखो वहां पर मिसिंग है ना वो फॉलोइंग अबाउट अ फर्म. फर्स्ट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सेकेंड इज टू बैलेंस या बाय बैलेंस. Cash purchases to cash, collection from debtors, cash to debtors, sold of old furniture, cash to furniture, purchase of machinery to cash, payment of sundry creditors, to cash, then expense to cash, then cash to capital, drawings to cash, by balance, carried down. फिर ये करने के बाद बैलेंसिंग फिगर एज्यूम एज कैश सेल. देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हुआ है, इधर पॉइंट आ रहा है 8340, तो आपको सोचना है क्या होगा. तो सारे क्रेडिट सेल तो नहीं करता होगा ना ये ग्रोसरी शॉप वाला, नहीं तो लॉस में ही जाएगा. ओके दिन भर बैठा है, किसी ने भी कैश नहीं दी, सब क्रेडिट पे लेके गए. मॅगी गेली, पार्लेजी गेलं, हे गेलं ते गेलं. ऐसे सिर्फ क्रेडिट सेल होगा क्या बताओ. तो क्या मिसिंग है, कैश सेल मिसिंग है. सो बैलेंसिंग फिगर इज कैश सेल. ओके ऐसे आपको दिमाग लगाना है. फिर कभी कभी इधर आ जाएगा बैलेंस, तो सब दिख रहा है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं दिख रहा है, तो बाय क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर. ठीक है. सो कैश परचेसेस दिख रहे हैं बट पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं दिख रहा है, तो बाय क्रेडिटर्स लिख देना है. पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिख रहा है बट कैश परचेसेस भी तो हुए रहेंगे ना, सब क्रेडिट पे थोड़ी ही देने वाले हैं हमें, तो वो नहीं दिख रहा है, तो वो कैश परचेसेस हो सकते हैं. सो ये क्वेश्चन वाइज कुछ भी हो सकता है. सी दैट डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 8340, व्हाट मे बी द पॉसिबल सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो, तो इट कैन बी कैश सेल्स. आपको ब्रेक चाहिए 5 मिनट. हाँ तो ब्रेक लेके आ जाओ. देन सेल्स लेजर कहते हैं एंड देन इलस्ट्रेशन ही है. फिर आगे परचेस लेजर, फिर उसका इलस्ट्रेशन है.
सेल्स लेजर, परचेस लेजर, मतलब कंसेप्ट इलस्ट्रेशन ऐसे है ना, 6, 7, 8 में वैसा है। सो एनालिसिस ऑफ सेल्स लेजर एंड परचेस लेजर। पहले क्या है, सेल्स लेजर। सो इट वुड डिस्क्लोज information pertaining to the opening balance of debtors transaction, opening balances of debtors transaction made with them during the year, such as goods sold to them on credit, bills receivable drawn on them, bills dishonored if any, cash received from them, sales return, discount, rebate or any other concession allowed to them, receipts on bills receivable, receipts of bills receivables, bad debts written off and transfers. Journal entries must be made by debiting or crediting the impersonal accounts. Impersonal मतलब हाँ, real and nominal. Journal entries must be made by debiting or crediting the impersonal accounts concerned with contract credit or debit given to total debtors account. Analysis of the sales ledger of the year. Opening customer balance, sales, bills dishonored, total debits. हाँ, so देखो opening balance is to balance brought down ना, sales is debtors to sales, bills dishonored is डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल। सो ये तीनों में डेटर्स को डेबिट ही हो रहा है ना, तो मतलब क्या होगा, ये टोटल डेबिट्स हो गए। अभी क्रेडिट, इतना क्रेडिट हो सकता है, कैश रिसीव्ड, कैश टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बिल्स रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स। ओके, ये बिल रिसीव्ड मतलब इनवॉइस नहीं है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, बैड डेट्स टू डेटर्स। सो ऐसे करके टोटल क्रेडिट। एंड देन ये कैसे आएगा बैलेंस, टोटल डेबिट माइनस, हाँ वो लिखो लास्ट कॉलम के इधर, वो लिखा ही नहीं उन्होंने, टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट। From the aforementioned, it will be possible to build up information about sales and other accounts, which can then be posted in totals if so desired. It would also be possible to prepare total debtors account. Total debtors account एक उन्होंने prepare करके दिखाया है, नॉर्मली दिख रहा है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू सेल्स, टू बिल्स रिसीवेबल मतलब ना, एंड टू इंटरेस्ट मतलब अगर किसी कस्टमर ने आपको लेट दिया ना अमाउंट, तो कभी कभी बिजनेसमैन इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। ओके, इट्स लाइक रिकवरी का अच्छा फॉर्मूला है ना, कि ड्यू डेट तक नहीं आया तो आगे से पर डे 100 रुपये, तो करते रहो लेट, जितने दिन लेट करोगे उतनी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। बट क्या होता है, कस्टमर इज द किंग। आप ज़्यादा पेनल्टी लगाओगे तो क्या होगा, वो दूसरे के पास जाएगा। सो सिर्फ दिखाने के लिए लगाते हैं, बट लेते वक्त नहीं ले सकते ना पेनल्टी, सिर्फ इसकी अमाउंट लेनी पड़ती है जो उससे एक्चुअल रिसीवेबल थी, क्योंकि आप फाइन लगाओगे उसको तो वो बोलेगा वो उधर का है ना, वो अलाउड करता है लेट पे। आप इतने स्ट्रिक्ट हो तो आपके इधर में नहीं रहता हूँ। और क्रेडिट साइड को बाय कैश, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बैड डेट्स, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये इट चाहिए ना। इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबाउ format that if any one figure is not given, it can be found out easily as the balancing figure. It can be opening balance, credit sales, cash collected,
or closing balance, etc. For instance, if the information about sales is not available, it could be ascertained as the balancing figure, that is in the total debtors account given above. If all other figures are given, amount of sales on credit basis can be easily ascertained. So ये वैसा ही दिया है, देखो calculate the bad debts from the below information. Bad debts को question mark किया है, देखो. So आपको डेटर्स अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7 लाख. फिर क्या है, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश मतलब बाय कैश 6 लाख, बाय डिस्काउंट अलाउड 10,000. टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स 11,40,000 and by bills receivable 3 lakh. So balancing figure is by bad debts 30,000. Okay? So मतलब नॉर्मल डेटर्स अकाउंट ही बनाना है एंड देन फाइंड आउट कि देखो ओपनिंग क्लोजिंग है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, क्रेडिट सेल्स है, डिस्काउंट भी अलाउ किया है, बिल्स रिसीवेबल भी आ गए, तो डेटर्स रिलेटेड और क्या बाकी रह गया, बैड डेट्स ही बाकी रह गया ना, बाकी तो सब आ गया ना. तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, बैड डेट. वैसे ही परचेस लेजर का उन्होंने किया है. सो परचेस लेजर का भी आपको करना है. इलस्ट्रेशन 7 भी पूरा आप एक्सप्लेन कर रहे हो एंड देन नॉमिनल अकाउंट्स का भी आपको ही करना है. सेल्स का समझा है ना सबको, हाँ, फिर परचेस का समझेगा आपको एंड नॉमिनल अकाउंट्स का भी समझेगा. और मैं टाइमर भी लगा रही हूँ, 5 मिनट में आपको करना है पूरा. ईच एंड एवरी लाइन पढ़ो, हाँ, तो ही समझेगा. एंड फिर वो सस्पेंस अकाउंट कब क्लियर करोगे, तुम्हें ही क्लियर करना पड़ेगा. उसको अकाउंट नहीं आता है, तुम्हें आता है ना, इसलिए तो तुम्हें अपॉइंट किया. तुम भी सस्पेंस में डालोगे तो वो बोलेगा ऐसे तो मैंने भी पूरा सस्पेंस में डाला होता. होमवर्क के लिए करो इलस्ट्रेशन 6, ठीक है. परचेसेस का भी आपने कर लिया, इलस्ट्रेशन 7 तक किया है ना. सो यहाँ पर रुकते हैं एंड फाइनल अकाउंट्स का आप कर रहे हो क्या, चालू है ना प्रॉब्लेम सॉल्विंग. तू बुक घे आज ऑफिस मधून, प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्टार्ट कर फायनल अकाउंट्स, ठीक आहे. तुला मिळालं का बुक, हां. तो नंतर आपण, ते मोठा विषय आहे की नाही गंधार तो. सो होमवर्क में इलस्ट्रेशन 6, 7 एंड आपका फाइनल अकाउंट्स का एंड फिर कल से मेन कंटेंट है, हाँ, ये 8 इलस्ट्रेशन 8 के आगे का एक्चुअल टॉपिक है. सो आज आपको रिवाइज करना है तो रिवीजन भी करो, ओके. एंड कल क्या, कल सैटरडे है, सो मंडे से लॉ है, ठीक है. एंड कल का ऑनलाइन 8 to 10 शायद इकोनॉमिक्स है, वो सर डालेंगे ग्रुप में. इन सबको पता है टाइमिंग, पहले इकोनॉमिक्स, देन 9:30 को मैथ्स 10:30 तक, फिर 15-20 मिनट्स का ब्रेक, 10:45-11 के आसपास हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स, 11 to 12 अकाउंट्स, 12 to 1 लॉ, ओके, ठीक है, हाँ.